Hello everyone, welcome to Fill Up Form. My name is Vinny Mittal, your faculty for Paper 2 UGC NET Commerce. So guys, कैसे हो आप सभी? Good afternoon to all. चलिए स्टार्ट करते हैं. Okay. ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल जिनको आप फॉलो एंड सब्सक्राइब कर सकते हो. यहाँ पर आपको यूजीसी नेट रिलेटेड अपडेट्स, नोट्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे. ठीक है. चलिए स्टार्ट करते हैं. आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 1 का इंटरनेशनल ट्रेड, यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 5. ठीक है. इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन. मैम टर्न ऑन द कैमरा. फ्रेंड बोल रहे हैं. आई थिंक ये थोड़ा सा ऐसे हो रहा है, टेढ़ा हो रहा है क्या, ऐसा लग रहा है ना. टर्न ऑन करने के लिए बोल रहे हैं कुछ. थोड़े वर्ड्स भी है, पूरे नहीं आ पा रहे हैं इसमें स्क्रीन. सही है. ठीक. चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन. ठीक है. देखेंगे इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन होता क्या है, जानेंगे. इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन रेफर टू ऑर्गेनाइज इंटरनेशनल बॉडी. ये हमारी एक ऑर्गेनाइज इंटरनेशनल लेवल की एक बॉडी है. ठीक है. जिसका एम क्या होता है, जो भी हमारी जो मेंबर ऑफ कंट्रीज होती हैं उनके बीच में क्या करना, जो भी रिलेशनशिप होता है उसको स्टेबलाइज करना, मेंटेन करके रखना. इसमें भी हमारे मेंबर कंट्रीज जो हैं, जैसे WTO में आई थी, इसमें भी आएंगी. ठीक है. जो भी मेंबर कंट्रीज के बीच में रिलेशनशिप किस चीज के थ्रू, उसको मेंटेन करके रखना, थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी हो, या फिर कोई फाइनेंशियल इश्यूज हो, या फिर कोई ट्रेड हो, ट्रेड इंटीग्रेशन हो, जो भी हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं वही. ठीक है. एंड ये ऑपरेट होता है हमारा रीजनल लेवल, वर्ल्ड वाइड लेवल पर, क्योंकि इंटरनेशनल की बात हो रही है तो किस लेवल पे ऑपरेट होगा हमारा, वर्ल्ड वाइड लेवल पर. ठीक है. ये तो थोड़ा सा बेसिक सा ही पता होना चाहिए, इससे क्वेश्चन नहीं बनता है. होता क्या है इतना पता होना चाहिए. अब देखेंगे हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है जिसमें हमारे 3 पार्ट्स होते हैं. नंबर 1 IMF, नंबर 2 वर्ल्ड बैंक, एंड नंबर 3 UNCTAD, जिनकी आज हम बात करेंगे. ठीक है. जिसमें से नंबर 1 हम बात करेंगे इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के बारे में, IMF के बारे में. बट इसको जानने से पहले इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जानेंगे, आखिर ये आया कैसे, इसकी जरूरत क्या पड़ी, वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड को लाने की जरूरत क्या हुई. देखते हैं हिस्ट्री. 1914 से 1918 में हुआ क्या था, एक वर्ल्ड वॉर हुआ था जिसको बोला जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. इससे क्या हुआ, बैड इम्पैक्ट पड़ा था किस पर, जो भी हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे, जो भी सामान था, जैसे कि खाने पीने का भी सामान था, वो क्या सारा डिस्ट्रॉय हो गया था. ठीक है. तो इससे बैलेंस ऑफ पेमेंट में हुआ क्या, नेगेटिव में वो चला गया. ये तो हमारी फर्स्ट वर्ल्ड का इम्पैक्ट पड़ा, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे डिस्ट्रॉय हो गए थे. फिर होता क्या है, 1929-30 में क्या, ग्रेट डिप्रेशन पीरियड की सिचुएशन आ गई, मतलब कि मंदी आ गई थी काफी ज्यादा. जैसे हमने बात की थी, जो भी साइक्लिकल फ्लक्चुएशन था ना, मंदी आ जाती है. तो इससे मार्केट में क्या हुआ, मंदी आ गई थी काफी. तो
मंथली आ गई, फिर भी सिचुएशन नहीं सुधरी, फिर दोबारा से 1939 1944 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। यहाँ पे तो पूरी कंट्री की जो अर्थव्यवस्था थी वो सारी डिस्ट्रॉय हो गई। तो हुआ क्या, एक ब्रिटेन न्यूज थे वो आए, उन्होंने कॉन्फ्रेंस की इस बारे में चर्चा की। Hey guys, जो भी वर्ल्ड वॉर जो हुआ है, जिसमें जो नुकसान हुआ है, तो इसका and welcome to Fill the Form और आपका स्वागत है फिल द फॉर्म पे। जो कि मतलब कि बैलेंस ऑफ पेमेंट है नेगेटिव में। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अभी जो जून एग्जाम हुआ है उसमें साइकोलॉजी का कट ऑफ कितना जाएगा। जिन विद्यार्थियों को नहीं पता, हमारा ऑफिशियल चैलेंज आंसर की आ गया जो अभी आपने एग्जाम दिया था, जहां पर आप लोगों ने मेजर कर लिया होगा कि आपके कितने राइट क्वेश्चन हुए। एक साइड पे आपका पूरा पेपर था और दूसरी साइड यहाँ पर एनटी के आंसर थे। अब इसको मेजर करने का तरीका क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मान के चलिए पेपर 1 में फिलर फॉर्म एक ऐसा चैनल है जिन विद्यार्थियों हो गया 200, तो आपका जो कट ऑफ निकलता है गाइस वो इस नंबर के आधार पे ही आपका कट ऑफ निकलता है। जिन विद्यार्थियों को नहीं पता, फिलर फॉर्म एक ऐसा चैनल है गाइस जहां पर आपको नेट, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ की तैयारी मिलती है। पेपर 1 के साथ हमारे पास सेकंड पेपर के 14 सब्जेक्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। सो अभी हमारे पास कोई दिसंबर एग्जाम का एक जो दिसंबर एग्जाम हुआ था 2023 का, उसका हमारे पास हाँ चेक कर रही हूँ गाइस। अब आपको आ रही है मेरी वॉइस प्रॉपर? अब तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना? आ रही है? ओके, थैंक यू। तो हम देख रहे थे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि हमने देखा यूएस में ब्रिटन वुड्स के द्वारा एक कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, जो कि आईएमएफ उनने क्रिएट किया 1944 में। इसकी एस्टेब्लिशमेंट नहीं हुई, उनने सोच विचार किया था कि इसको क्रिएट किया जाए इन जुलाई 1944 में, ठीक है। एंड इसकी ओवरव्यू देखते हैं थोड़ा सा। इसकी फॉर्मेशन कब हुई, एस्टेब्लिशमेंट कब हुई? 27 दिसंबर 1945 में। एंड इसमें वर्किंग कब से होने लगी? लोग फंड को इधर से उधर कब करने लगे? 1 मार्च 1947 से। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी, यूएस, ठीक है। एंड इसमें भी क्या है, जैसे डब्ल्यूटीओ में हमने बात की थी मेंबरशिप थी, वैसे ही इसमें भी 190 कंट्रीज की मेंबरशिप है, जिसको बोला जाता है अंदोरा, ठीक है। ये जो डेटा है हमारा 16 अक्टूबर 2020 में एनालाइज किया गया था, जिसमें 190 कंट्रीज हमारी उनके पास क्या मेंबरशिप है आईएमएफ की, ठीक है। आईएमएफ जैसे कि हमने जाना, ये बैलेंस ऑफ जो भी नेगेटिव में चला गया था हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसको क्या सुधारने का काम किया था, पॉजिटिव में फिर से आए। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट को क्या किया उनने? इक्वल किया, ठीक है। अब इसका उद्देश्य जानेंगे, पर्पस और ऑब्जेक्टिव ऑफ आईएमएफ। सबसे पहले प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन। जो भी मनी से रिलेटेड, फंड से रिलेटेड जो भी थे, उनने क्या उसमें हेल्प की थी, हेल्प इन फंड, बराबर से उनने सहयोग किया था। मॉनेटरी का मतलब मनी रिलेटेड हेल्प की उनने, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड जो भी हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट थे उनको क्या किया? फैसिलिटेट किया, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा इसमें है बीओपी को क्या किया इनने? करेक्ट किया, क्योंकि जो अर्थव्यवस्था हमारी खराब हो गई थी वर्ल्ड वॉर से, उससे हुआ क्या, हमारा जो बीओपी है नेगेटिव चला गया। वो कैसे गया था? जैसे कि वहां तो जैसे यूएस में वॉर तो हो गया था और वहां पे हर चीज की कमी आ गई थी, तो वो क्या कर रहे थे सामने वाली कंट्री से हर चीज को इंपोर्ट कर रहे थे, लोन्स की हेल्प ले रहे थे। एंड इससे क्या हुआ, हमारा पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है खराब हो गया था,
ठीक है, तो उसको क्या करेक्ट करने के लिए इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड आया। नेक्स्ट हम देखेंगे फॉस्टर सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब कि जो भी अर्थव्यवस्था है उस पर फिर से क्या ग्रोथ हो, उस पर उनने ध्यान दिया। ठीक है, टू रिड्यूस पॉवर्टी, मतलब कि जो भी गरीबी आई है वर्ल्ड वॉर के कारण तो उसको क्या मिटाया जाए। टू रिड्यूस डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी, सीधी सी बात है, जब बीओपी हमारा नेगेटिव चला गया तो ये कौन सी सिचुएशन बन गई हमारी, डिसइक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इसको क्या है इनने कम किया, वापिस से इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन इनने बनाई। नेक्स्ट हम देखेंगे टू प्रमोट कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन बैकवर्ड एरियाज, इसका मतलब है कि वो रिच कंट्रीज को जो आईएमएफ आया उन्हें रिच कंट्रीज को बोला कि तुम पुअर कंट्रीज में क्या करो, फंड को प्रोवाइड करवाओ, रिच कंट्रीज में पुअर कंट्रीज में जाके इन्वेस्टमेंट करो, जिससे अगर वो होगा क्या, जैसे कि चाहे कोई भी जापान ही ले लो, वो हमारी एक डेवलप्ड कंट्री है, रिच कंट्री है, इंडिया में आके अगर इन्वेस्टमेंट कर दी जिससे कि लोगों का भी, जो यहाँ की पुअर कंट्रीज होंगी उनका भी भला होगा एंड रिच कंट्रीज उनको भी फायदा होगा, क्योंकि यहाँ पे वो फैक्ट्रीज खोलेंगे, उन्हें काफी सारा प्रॉफिट होगा एंड यहाँ के लोगों का भी थोड़ा सा भला हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमारा इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड आया। नेक्स्ट है हमारा टू सिक्योर मल्टीलेटरल स्टेबिलिटी कन्वर्टिबिलिटी, था क्या, पहले हमारा बायलेटरल था, मतलब कि दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट होता था, लेकिन अब क्या है, तीन या तीन से ज्यादा कंट्रियों के बीच में एग्रीमेंट होगा, जो भी हमारी मेंबर कंट्रीज हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टू प्रोवाइड मॉनिटरी हेल्प टू मेंबर ड्यूरिंग इमरजेंसी, मतलब कि कोई भी कंट्री है उसको इमरजेंसी हो तो उसको क्या है वो लोन फंड प्रोवाइड करवा पाए, उनकी हेल्प करवा पाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टू एलिमिनेट द कंट्रोल ऑफ एक्सचेंज रेट, मतलब कि अगर कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री पे कोई भी एक्सचेंज रेट जो हमारी करेंसी होती है यहाँ की, जैसे रुपीज हो गई एंड यूएस की यूएस डॉलर हो गई, अगर यहाँ पे वो कोई भी रोक लगाती है तो उसको क्या हटाया जाए। उसने मतलब हर एक कंट्रीज पे काम किया था कि कोई भी अपनी मर्जी से रोक नहीं लगा सकती। ठीक है, नेक्स्ट ये आईएमएफ का ही पार्ट है हमारा, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ये किसके द्वारा और एस्टेब्लिश हुआ, ऑर्गेनाइज हुआ था, हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। इट इज एन इंटरनेशनल रिजर्व असेट इंट्रोड्यूस्ड बाय आईएमएफ इन 1969। ठीक है, 1969 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई, किसके द्वारा हुई, आईएमएफ के द्वारा। बस इसमें ये याद रखना है कि ये जो असेट्स होती है हमारी गोल्ड की फॉर्म में होती है या यूएस डॉलर, और इसकी जो करेंसी होगी वो हमारी यूरो में होगी। ये क्वेश्चन इस टाइप में बन सकता है कि इसकी करेंसी जो होती है वो किस में होती है, हमारी यूरो में। ठीक है, मेन जो याद रखना है इसमें ये गोल्ड फॉर्म में होती है। ठीक है, करेंसी इसकी यूरो में एंड पेपर गोल्ड के ये फॉर्म में होती है। ये तो था हमारा इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक, ठीक है, होता क्या है, सेम वही जो बात की थी, इसमें भी जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था उसमें जो अर्थव्यवस्था थी उसमें तो ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन खराब हुए थे वर्ल्ड वॉर वन में, लेकिन वर्ल्ड वॉर टू में क्या हुआ था, पूरी ही अर्थव्यवस्था हमारी खराब हो गई। तो इससे क्या है, ब्रिटेन वुड्स जो थे उनने एक कॉन्फ्रेंस रखी, सेम वही 1944, दोनों में ही 1944 में बात की गई है, क्रिएट किया गया आईएमएफ को और वर्ल्ड बैंक को। ठीक है, और इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई 1945 में। मतलब कि जो मीटिंग चली थी ना, कॉन्फ्रेंस चली थी, ब्रिटेन वुड्स जी ने गुड स्टोरी में, ओके, जो मतलब जो ब्रिटेन वुड्स जी थे ना, जिन्हें जो कॉन्फ्रेंस चलाई थी कि इस अर्थव्यवस्था को आखिर कैसे ठीक किया जाए, वो जो कॉन्फ्रेंस चली थी हमारी जुलाई 1 से जुलाई 22 तक चली थी। ठीक है, 1944 में। ये तो हो गया हमारा वर्ल्ड बैंक के बारे में, जैसे कि पूरी अर्थव्यवस्था खराब हुई थी एंड उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस रखी। ठीक है, और इसको एस्टेब्लिश किया गया 1945 में। ठीक है,
ठीक है, स्लोली स्लोली पढ़ाऊंगी। एंड इसमें हुआ क्या था वर्ल्ड बैंक में, 1945 में तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट हो गई, ठीक है। एंड इनका काम क्या था, जो भी लोग हैं उनको लॉन्ग टर्म असिस्टेंट प्रोवाइड कराना, जो भी हमारे लोन्स होते हैं, जो भी फंड होते हैं उनके लिए क्या प्रोवाइड करवाना, ठीक है। एंड जो वर्ल्ड बैंक जो है हमारा इंटर गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि हमने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी बात की थी, ये भी एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन था, मतलब कि इसमें दो या दो से ज्यादा गवर्नमेंट इसमें जुड़ती हैं। अब देखेंगे हम फंक्शंस ऑफ द वर्ल्ड बैंक, इन आर्टिकल 1 में ये बताए गए हैं, ठीक है। देखेंगे जिसमें कि नंबर 1, टू असिस्ट इन द रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, मतलब कि जो हुआ क्या था वर्ल्ड वॉर सेकेंड में, जो भी अर्थव्यवस्था थी वो खराब हो गई थी हमारी, ठीक है। उस पर क्या किया, उसको रिकंस्ट्रक्शन किया, मतलब कि दोबारा से उसको ठीक किया, एंड डेवलपमेंट किया, ठीक है। जो भी प्रोडक्टिव पर्पस थे, इन्वेस्टमेंट थे, उन पर इसने काम किया था। एंड ये किस चीज को प्रमोट कर रहे हैं कि प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इस पे भी ध्यान दे रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट तो हेल्प करे, साथ ही में जो हमारे प्राइवेट जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन वो भी इस इन्वेस्टमेंट में हेल्प करें। टू प्रमोट लॉन्ग टर्म बैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब कि जो भी ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड होगा, जो भी हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा, तो उस पे क्या है काफी ग्रोथ हो, लोग आगे तक मतलब काम करें इस पे, ठीक है। वर्ल्ड में उसमें तो हमारी डिसइक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन थी, जो हमने अभी IMF पढ़ा था, ठीक है। एंड वर्ल्ड बैंक में क्या है, ये इक्विलिब्रियम को मेंटेन करके रखा था, इसमें हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव नहीं गए थे, ठीक है, टू मेंटेन इक्विलिब्रियम इन BOP। नेक्स्ट है हमारा टू अरेंज लोन्स और मेड और गारंटेड बाय इट इन रिलेशन टू इंटरनेशनल लोन्स, मतलब कि इनने क्या किया, जो भी लोन्स थे वो अरेंज किए और गारंटेड किए लोगों के लिए, क्योंकि इसमें वर्ल्ड बैंक जो बैंक का काम होता है क्या है, लोन प्रोवाइड करना, फंड प्रोवाइड करना। एंड इसमें हमारी 4 टर्म्स आती हैं, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के अंदर हमारी 4 टर्म्स आती हैं, नंबर 1 IBRD, नंबर 2 IDA एंड नंबर 3 IFC एंड नंबर 4 ICSID। इनके हमें फुल फॉर्म पता होने चाहिए एंड इनकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई ये भी पता होनी चाहिए, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट नंबर है हमारा IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जो कि हमारा कब फॉर्मेशन हुई थी इसकी 1944 में। इसका काम क्या था, लोगों को लोन्स प्रोवाइड करवाना, लेकिन इंटरेस्ट रेट के साथ, ठीक है। नेक्स्ट नंबर है हमारा IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, एंड इसका फॉर्मेशन कब हुआ था 1960 में। और इसका वर्क क्या था, लोन तो प्रोवाइड करवाना, लेकिन कम इंटरेस्ट रेट पर या फिर बिल्कुल भी इंटरेस्ट रेट पर नहीं, प्रोवाइडिंग लो और नो इंटरेस्ट लोन, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, 1956 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। एंड ये काम क्या करता है, इसका काम है जो भी इन्वेस्टमेंट हो उसकी एडवाइजरी दे, मतलब एडवाइस देना, ठीक है। मतलब जो जैसे लेस डेवलप कंट्रीज है, जैसे इंडिया हमारी थोड़ी सी लेस डेवलप कंट्रीज है, तो उसको फॉरेन कंट्री जो है एडवाइस करेगी कि तुम इस टाइप से इन्वेस्टमेंट करो, इस टाइप से इन्वेस्टमेंट करो, जिससे अर्थव्यवस्था क्या है सुधरेगी, है ना। नेक्स्ट हमारा ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। इसमें वर्ड से पता चल रहा है जो भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिस्प्यूट्स होंगे, जो भी मतभेद होंगे, उनको सुधारने का काम, सेटलमेंट करने का काम कौन करता है, ICSID। एंड इसकी फॉर्मेशन कब हुई 1966 में। और हमें यही पता होना चाहिए कि इंडिया इन सब का मेंबर है भी या नहीं। IBRD की बात करें तो इंडिया इसका मेंबर है, एंड IDA का भी इंडिया मेंबर है, IFC का भी इंडिया मेंबर है, एंड ICSID में इंडिया के पास कोई भी मेंबरशिप नहीं है। सो इसमें बात करेंगे नो इंडिया, ठीक है।
तो ये तो थे हमारे वर्ल्ड बैंक के अंदर जो 4 पॉइंट्स हमारे आते हैं। इनकी फुल फॉर्म अच्छे से कर लेना, फुल फॉर्म इनकी पता होनी चाहिए एंड इनकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई, क्योंकि इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी दिया जा सकता है। जैसे इसकी 1944 में हुई, इसके बाद हमारी 1956, इसके बाद 1960 एंड इसके बाद 1966। ये था वर्ल्ड बैंक। अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम आई हो, फिर से कुछ समझाना हो, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड एंड ये हमने पढ़ा वर्ल्ड बैंक के बारे में। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड में जो काम किया गया था वो तो फंड से रिलेटेड काम, जो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट थे नेगेटिव चले गए थे तो उनको पॉजिटिव लाने का काम किया गया। एंड वर्ल्ड बैंक में किस चीज का काम किया गया, जो भी हमारे फंड है लोन से प्रोवाइड करवाना। एंड इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, आईएमएफ हुआ या वर्ल्ड बैंक हुआ या जो हम आगे और भी पढ़ेंगे, जैसे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे एशियन नाफ्ता, तो इनके ऑब्जेक्टिव्स आपको बहुत ध्यान से पढ़ने, क्योंकि देखने में सेम लगते हैं, आते हमारे क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस ही हैं कि ये किस चीज का फंक्शन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड बैंक, जिसमें कि देखेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ही हैज फुल अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर बैंक्स एक्टिविटीज। ये जो है हमारा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, ये 5 साल के लिए तो अपॉइंट किया जाता है और जो भी बैंक से रिलेटेड जो एक्टिविटीज होंगी उनको ये अथॉरिटी का काम करेगा एंड कंट्रोल करने का काम करेगा। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का तो ये काम हुआ। नेक्स्ट है हमारा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, जो कि हमारे 29 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं। ये क्या काम करता है, जो भी बैंक के अंदर की जो फंक्शनिंग होगी ना, बैंक के अंदर का जो काम होगा उसको ये क्या करता है, सुपरवाइज करता है। नेक्स्ट है हमारा प्रेसिडेंट, जो कि हमारा असिस्ट किया गया सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा और 27 डायरेक्टर के द्वारा, लेकिन इनके पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता। प्रेसिडेंट के आपने देखा होगा, जो हमारा जैसे इंडिया के प्रेसिडेंट है उनका कभी आपने रोल देखा है, किसी भी चीज में कोई रोल नहीं है, क्योंकि जो सारी ड्यूटीज जो निभाते हैं वो प्राइम मिनिस्टर निभाते हैं, नरेंद्र मोदी जी। तो प्रेसिडेंट तो बस एज ए अपॉइंट कर दिए गए हैं, लेकिन उनका वर्किंग कुछ भी नहीं है, बस वो सिग्नेचर करने का काम है, कोई वोटिंग राइट उनका नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे यूएनसीटीएडी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। The UNCTAD was established by UN General Assembly in 1964. UN जनरल असेंबली के द्वारा तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई 1964 में। जो ये UNCTAD है, इसका काम क्या था पहले तो वो जानेंगे। इनका काम था जो भी डेवलप्ड कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज है, उनके बीच में क्या फ्री ट्रेड हो। जैसे कि इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान के चलिए ये है हमारा इंडिया, ठीक है, ये यूएसए एंड ये जापान। इंडिया अगर इनको एक्सपोर्ट करेगा यूएसए को, यूएसए के लिए तो क्या हुआ इंपोर्ट, इंडिया के लिए क्या हुआ एक्सपोर्ट। तो यूएसए का कोई भी राइट नहीं है कि कोई भी वो चार्जेस लगाए, कोई भी टैरिफ बैरियर्स इन पे लगाए। तो ये यहाँ पे क्या होगा, हमारा फ्री ट्रेड होगा। वहीं अगर हम बात करें, अगर जापान यूएस को कोई भी सामान बेचता है, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज बेचता है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, फ्री ट्रेड नहीं होगा, कोई ना कोई बैरियर्स लगेगा, कोई ना कोई चार्जेस यहाँ पे लगेगा। ये इसलिए है, इंडिया हमारी डेवलपिंग कंट्रीज है। डेवलपिंग कंट्रीज मतलब कि पूरी तरह डेवलप्ड नहीं है, थोड़ी सी पुअर कंट्रीज है। एंड जापान एंड यूएसए की बात करेंगे तो ये थोड़ी सी रिच कंट्री है हमारी। इस कारण क्या है, यहाँ तो हमारा फ्री ट्रेड होगा, यहाँ हमारा फ्री ट्रेड नहीं होगा। तो इसमें थोड़ी सी डेवलपिंग कंट्री जो है उनको महत्वता दी गई है, ठीक है। द इंटरनेशनल ट्रेड इज कंसिडर्ड टू बी द इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ये हमारा जो इसमें इंटरनेशनल ट्रेड होगा, ये एक अर्थव्यवस्था को ठीक करने का इंजन है। सीधी सी बात है, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए इतना ये काम कर रहा है तो अर्थव्यवस्था तो हमारी ठीक हो ही रही है ना। जैसे कि इसमें बात की गई है, जो भी ड्यू टू लिबरलाइजेशन ऑफ टैरिफ्स एंड कोटा, जो भी हमारे टैरिफ बैरियर्स लगते हैं, एक्सपोर्ट जो हम करते हैं,
या फिर कोई भी कोटा जैसे इंपोर्ट पे रोक लगाई जाती है तो वो रोक नहीं लगाई जाएगी डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा। एंड इसमें हम देखेंगे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। इसकी तो आप अच्छे से भले टेबल बना लेना, एक एक चीज याद रखने इसकी, इन सब की जो WTO भी जैसे पढ़ा था हमने, इनकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है एंड इनकी मेंबर कंट्रीज कितनी है, ये सब चीजें याद होनी चाहिए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, जिसमें कि 195 कंट्रीज हमारी मेंबरशिप है। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो उसका भी हेडक्वार्टर कहाँ था, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ये एक फॉरम, अभी जो बात की थी जैसे कि फॉरम प्रोवाइड करवाता है किसके लिए, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, जो लेस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं एंड उनके प्रॉब्लम के बारे में क्या करता है, वो डिस्कस करता है, जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। UNCTAD provides a forum where the developing countries could discuss the problems relating to their economic development। जो भी डेवलपिंग कंट्रीज की प्रॉब्लम्स हैं उनको क्या करता है, ये डिस्कस करता है। नेक्स्ट बात करेंगे टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। ये इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को क्या करता है, प्रमोट करता है डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में। टू फॉर्मुलेट प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये जो भी प्रिंसिपल्स और पॉलिसीज होंगी उनको क्या फॉर्मुलेट करने का काम करता है, और जो भी प्रॉब्लम्स है अर्थव्यवस्था पर उसको भी ये फॉर्मुलेट करता है, डेवलपिंग कंट्रीज की जो भी प्रॉब्लम्स होंगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे टू मेक प्रपोजल्स फॉर पुटिंग द वर्ल्ड प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज इनटू इफेक्ट। एंड ये इस चीज का भी प्रस्ताव रखता है कि जो भी हमारे प्रिंसिपल्स और पॉलिसी, जैसे इससे जस्ट पहले नेक्स्ट पॉइंट में बात की थी, जो भी प्रिंसिपल एंड पॉलिसी वो क्या फॉर्मुलेट हो, तो ये इस चीज को देखता है कि ये वर्किंग में आ रही है या नहीं आ रही, जो भी हमारे प्रिंसिपल और पॉलिसीज है वो इफेक्ट हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टू नेगोशिएट मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट टू रिव्यू एंड फैसिलिटेट द कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटी। मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स मतलब कि इसमें 3 या 3 से ज्यादा हमारे एग्रीमेंट होते हैं जो मेंबर कंट्रीज है उन्हीं के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टू बी अवेलेबल एज ए सेंटर फॉर हार्मोनियस ट्रेड रिलेटेड डेवलपमेंट पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। मतलब हार्मोनी आपने वर्ड सुना होगा, जैसे कि हार्मोन सबके बीच में कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए, एक मत रहना चाहिए जो भी ट्रेड वो करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स के बारे में। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ UNCTAD और रिकमेंडेशंस टू बी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल। मतलब प्रिंसिपल्स है ये हमारे UNCTAD के, ठीक है, जिसमें कि नंबर 1 हमारा दे रखा है, एवरी कंट्री हैज द सोवरेन राइट टू फ्रीली डिस्पोज इट्स नेचुरल रिसोर्सेज इन द इंटरेस्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब कि हर एक कंट्री जो है किंग है, ठीक है, सोवरेन का मतलब होता है वो अपने लिए एक राजा है, किंग है, तो हर एक कंट्री का राइट है वो आराम से जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको फ्रीली के डिस्पोज कर पाए, जो भी हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जो भी हमारी अर्थव्यवस्था है उसके लिए। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे इकोनॉमिक रिलेशन बिटवीन कंट्रीज इंक्लूडिंग ट्रेड रिलेशन सैलरी फॉर रिस्पेक्ट फॉर द प्रिंसिपल सोवरेन इक्वलिटी ऑफ स्टेट। मतलब कि सबके बीच में जो भी ट्रेड करेंगे उनके बीच में क्या रिस्पेक्ट हो, इक्वलिटी हो सबके बीच में। यहाँ पे मतलब कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, नो डिस्क्रिमिनेशन। कोई ऐसे मतलब कास्ट को लेके या कोई भी जो भी चीजें होती है उनके बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इक्वलिटी होना जरूरी है। इसका फिर से रिव्यू लेते हैं, जो नहीं है वो पूछ लेना। अच्छा इसमें जैसे फिर से इसका रिव्यू लेते हैं, हमने पढ़ा क्या, और जो भी समझ में नहीं आए तो
उसमें आप मतलब रोक देना, बता देना, ठीक है। हमने चैप्टर पढ़ा था इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन के बारे में, जो कि हमारी एक ऑर्गेनाइज इंटरनेशनल बॉडी है, जो कि क्या स्टेबलाइज करती है, क्या चीज को मेंटेन करती है, जो हमारी मेंबर कंट्रीज है उनके बीच में रिलेशन, चाहे वो मॉनेटरी पॉलिसी, चाहे फिस्कल पॉलिसी, चाहे वो कोई भी फाइनेंशियल इश्यू हो, चाहे वो ट्रेड इंटीग्रेशन हो, ये ऑपरेट होती है हमारी वर्ल्ड वाइड लेवल पर। इंटरनेशनल वर्ड से पता चल रहा है, तो ये वर्ल्ड वाइड लेवल पर क्या होगी, ऑपरेट होगी। जिसमें कि हमने देखा था 3 टर्म इसमें आएंगी। इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन जो है, इसमें हमारे 3 टर्म आते हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक एंड UNCTAD। जिसमें नंबर 1 हमने बात की थी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में, जिसमें कि हमने इनकी हिस्ट्री देखी थी, क्या थी, जो हमारे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है एंड वर्ल्ड बैंक है, आखिर ये आए तो आए क्यों जरूरत पड़ी इनको लाने की। जिसमें हमारा वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1980 में, जिससे कि इम्पैक्ट क्या पड़ा था, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है सारा वो बर्बाद हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था। नेक्स्ट इसके बाद हुआ क्या, 1929 से 30 तक क्या हुआ, ग्रेट डिप्रेशन पीरियड, मतलब कि मंदी आ गई थी पूरी तरह कंट्री में, जो कि हमने साइक्लिकल फ्लक्चुएशन पढ़ा था, डिसइक्विलिब्रियम जो नंबर 1 था, डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी में। नेक्स्ट जो है हमारे 1939 से 1944 सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया। इससे तो हमारी, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, इससे तो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था ही खराब हो गई थी, तो इससे हमारा वर्ल्ड बैंक की लॉन्चिंग हुई। इसे हुआ क्या, डिस्ट्रॉय हो गया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वर्ल्ड वॉर हुआ, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या हुआ, डिस्ट्रॉय हुआ, तो जिससे हमारा जो बीओपी है वो नेगेटिव चला गया। एंड इसने टू प्रोवाइड फंड टू करेक्ट बीओपी, फंड को प्रोवाइड करवाया ताकि बीओपी जो है, बीओपी को फिर से सुधारा जाए, क्योंकि वो इंपोर्ट कर रहे थे, एक्सपोर्ट तो हो ही नहीं रहा था। नेक्स्ट हम देखेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि जैसे बात की थी, एक ब्रिटन वुड्स जो थे, जिनने एक कॉन्फ्रेंस रखी थी, जिसमें डिस्कस किया गया था कि मतलब अर्थव्यवस्था को फिर से सुधारा कैसे जाए। तो उनने 1944 में ही IMF को क्रिएट किया, 1944 में ही वर्ल्ड बैंक को क्रिएट किया गया। एंड ये कॉन्फ्रेंस जो हुई थी हमारी कहाँ हुई थी, US में, ठीक है। एंड IMF जो है, इसकी फॉर्मेशन तो 27 दिसंबर 1945 को की गई थी। एंड लोग इस पर काम कब से करने लगे थे, वर्किंग कब से होने लगी थी, 1 मार्च 1947 से। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वॉशिंगटन DC US में। इसकी जो मेंबरशिप है 190 कंट्रीज के पास है, ठीक है, जिसको बोला क्या जाता है 190 कंट्रीज के पास जो मेंबरशिप है उसको हम बोलते क्या, अंदोरा। और ये जो चार्ट है हमारा 16 अक्टूबर 2020 का है। नेक्स्ट इसके उद्देश्य देखेंगे, है क्या पर्पस और ऑब्जेक्टिव। प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉपरेशन, मतलब कि जो भी मनी रिलेटेड हेल्प है उनको प्रोवाइड की जाए, फंड उन तक पहुंचे, उन्हें आपस में कॉपरेशन रखा था। नेक्स्ट है हमारा फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, जो भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है उसको क्या किया उनने, फैसिलिटेट किया फिर से वर्ल्ड वॉर के बाद। नेक्स्ट जो हमारे रिसोर्सेज अवेलेबल टू कंट्री फॉर करेक्टिंग बीओपी, मतलब बीओपी सीधी सी बात है, इसमें बात ही यही चल रही है कि जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो कैसा चला गया, नेगेटिव, तो उसको क्या है फिर उन्होंने करेक्ट किया फिर से। एक्सपोर्ट हो रहे थे, अब इंपोर्ट भी होने लगे। नेक्स्ट हमारा फोस्टर सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, जो अर्थव्यवस्था है उसकी अच्छे से फिर ग्रोथ होने लगी। नेक्स्ट है टू रिड्यूस पॉवर्टी, मतलब जो भी गरीबी आई थी वर्ल्ड वॉर की वजह से, जो भी गरीबी आई थी उसको क्या है फिर रिड्यूस किया, कम किया। नेक्स्ट है हमारा टू रिड्यूस डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी, सीधी सी बात है डिसइक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन ही तो बन गई थी वर्ल्ड वॉर के कारण, बीओपी जो है हमारा नेगेटिव चला गया, तो इसको क्या किया इनने, कम किया, पूरी तरह से तो नहीं गया बट धीरे धीरे उसको वो रिड्यूस कर रहे थे, कंडीशन में उसको ला रहे थे। नेक्स्ट है हमारा टू प्रमोट कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन बैकवर्ड एरियाज, मतलब कि इनने बोला कि जो रिच कंट्रीज हैं वो पुअर कंट्री में जाके इन्वेस्टमेंट करे, जिससे रिच कंट्री का भी फायदा होगा, पुअर कंट्रीज का भी फायदा होगा।
अगर जैसे इंडिया में आके कोई इन्वेस्टमेंट करेगा तो यहाँ का फायदा तो है ही, और रिच कंट्री का इसलिए फायदा है क्योंकि उन्हें प्रॉफिट होगा, खुद की कंपनी यहाँ खोल के बैठे हैं तो प्रॉफिट तो होना ही है। नेक्स्ट है हमारा टू सिक्योर मल्टीलेटरल स्टेबिलिटी कन्वर्टिबिलिटी। मतलब कन्वर्टिबिलिटी इसलिए क्योंकि पहले बाइलेटरल एग्रीमेंट होता था, मतलब दो लोगों के बीच में, लेकिन अब तीन कंट्री से ज्यादा के बीच में ये एग्रीमेंट होता है, जो भी हमारी मेंबर कंट्रीज है उनके बीच में। नेक्स्ट है हमारा टू प्रोवाइड मॉनेटरी हेल्प टू मेंबर ड्यूरिंग इमरजेंसी। मतलब कोई भी उन्हें इमरजेंसी हो तो उनको वो क्या हेल्प प्रोवाइड करवाए, किसके थ्रू, चाहे तो लोन के थ्रू, चाहे फंड उनको उन तक पहुंचाए। नेक्स्ट है हमारा टू एलिमिनेट द कंट्रोल ऑफ एक्सचेंज रेट। मतलब इस चीज को भी हटाया जाए, अगर कोई भी कंट्री जो है करेंसीज पर कोई भी कंट्रोल अगर करती है तो उसको भी हटाया जाए। जैसे कि जहाँ की करेंसी जैसे कि रुपीज तो यूएस में ना जाए, लेकिन उस आईएमएफ का काम क्या था, उसको कंट्रोल किया कि उसको हटाया, जो करेंसी है उनका भी आना जाना हो। नेक्स्ट जो बात करेंगे, जैसे ये आईएमएफ का ही पार्ट है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स के बारे में। ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था, इंट्रोड्यूस्ड बाय आईएमएफ इन 1969। इसका काम क्या था, बस यही था कि ये पेपर की फॉर्म में होते थे, मतलब असेट्स है ये, लेकिन गोल्ड की फॉर्म में है, गोल्ड एंड यूएस डॉलर। इसकी करेंसी क्या है, यूरो, एंड इसकी कोई भी फिजिकल फॉर्म नहीं है, नो फिजिकल फॉर्म, ये बस एक पेपर की फॉर्म में होते हैं। अब देखेंगे वर्ल्ड बैंक के बारे में। आईएमएफ से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम आई, फिर से कोई भी चीज ऐसे रिपीट करनी हो, मेन तो जो है आपको इसकी एस्टेब्लिशमेंट याद रखनी है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है याद रखना है, इसके ऑब्जेक्टिव जो भी अपन जैसे कल भी जो चैप्टर करेंगे ना, इन सब में आपको ऑब्जेक्टिव बहुत बारीकी से ध्यान रखने हैं, क्योंकि लगते ऐसे हैं कि ये इसका होगा बट होते किसी और के हैं। ऑब्जेक्टिव इसमें काफी देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड बैंक की, जिसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, 1945 में। ये भी सेम वही ब्रिटन वुड जिनने मीटिंग रखी थी, सॉरी कॉन्फ्रेंस रखी थी 1944 में, इसको भी क्रिएट किया गया था वर्ल्ड बैंक को। जो कॉन्फ्रेंस थी वो कब से कब तक हुई थी, जुलाई 1 से जुलाई 22 तक, ठीक है। एंड इसका मेन पर्पज जो था वो क्या था, जो भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, मतलब कि एस्टेब्लिश जो भी चीजें बिगड़ी हैं उसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन करना और नई नई इंस्टीट्यूशन का क्या करना, एस्टेब्लिशमेंट करना। ये लॉन्ग टर्म असिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है, मतलब कि लोन्स वगैरह। एनी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, मतलब दो या दो से ज्यादा गवर्नमेंट के बीच का इंस्टीट्यूशन है। हमारा जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन था वो भी इंटर गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन ही था। नेक्स्ट इसमें फंक्शंस देखेंगे, फंक्शंस क्या हैं, टू असिस्ट इन द रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ द टेरिटरीज ऑफ इट्स मेंबर बाय फैसिलिटेटिंग इन्वेस्टमेंट फॉर प्रोडक्टिव पर्पजेस। मतलब सारी चीजों को क्या किया, दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन किया था, डेवलपमेंट किया था, जो भी इन्वेस्टमेंट है, मतलब जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो उसके लिए क्या किया, उन्हें इन्वेस्टमेंट को भी फैसिलिटेट किया था। नेक्स्ट हमारा टू प्रमोट प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। मतलब पब्लिक तो अपना काम कर ही रही है, गवर्नमेंट तो काम कर ही रही है, इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रही है, लेकिन इसमें वो बोल रहे हैं कि प्राइवेट जो है, प्राइवेट कंपनीज हैं, वो भी इसमें अपना योगदान करें इन्वेस्टमेंट में। नेक्स्ट जो बात करेंगे, टू प्रमोट लॉन्ग टर्म बैलेंस ग्रोथ। अब सीधी सी बात है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ तो इसकी होगी इंटरनेशनल ट्रेड की, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें टू मेंटेन इक्विलिब्रियम इन बीओपी। इसने लेकिन क्या हुआ था, जो बीओपी था इसका वो मेंटेन ही था। डिसइक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन तो आईएमएफ में आई थी, इसमें हमारी नहीं आई थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसने क्या लोन अरेंज किए, गारंटेड किए, एंड इसमें हमने 4 टर्म्स की बात की थी इसमें वर्ल्ड बैंक में, जिसमें नंबर 1 है हमारा आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जो कि कब फॉर्म हुआ था, 1944 में, ठीक है।
इसका काम क्या था, लोगों को लोन्स देना, लेकिन इंटरेस्ट के साथ लोन देना। नेक्स्ट हमारा आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जो कि कब फॉर्मेशन हुई थी इसकी, 1960 में। एंड इसका काम क्या था, जो भी वो लोन प्रोवाइड करवाए ना लोगों को, या फिर तो कम इंटरेस्ट रेट के साथ या फिर कोई भी इंटरेस्ट रेट ना ले, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आईएफसी की, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, 1956 में। एंड इसका काम क्या था, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज होंगी, डेवलपिंग कंट्रीज बोलो या फिर लेस डेवलप्ड कंट्रीज, उनको क्या करना, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एडवाइस करना कि तुम ऐसे इन्वेस्टमेंट करो, ऐसे इन्वेस्टमेंट करो, ज्यादा प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे आईसीएसआईडी के बारे में, इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। ये तो पूरी फुल फॉर्म से पता चल रहा है, जो भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं उनको क्या करना, सेटलमेंट करना, उनको रिजोल्व करना, ठीक है। इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, 1966 में। एंड ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है हमारा वर्ल्ड बैंक का, जो कि इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, जिसमें कि नंबर 1 था हमारा बोर्ड ऑफ गवर्नर, जिसके पास क्या है, फुल अथॉरिटी है, फुल अथॉरिटी एंड फुल कंट्रोल है, किसके थ्रू, जो भी बैंक्स हैं, बैंक एक्टिविटी जो होती है। एंड ये 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स क्या था, 29 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हमारे होते हैं। ये क्या करता है, जो भी बैंक के अंदर का काम होगा उसको क्या करता है, ये सुपरवाइज करता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रेसिडेंट, जो कि असिस्ट किया गया था सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा और 27 जो डायरेक्टर है उनके द्वारा, लेकिन इसके पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूएनसीटीएडी के बारे में, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसमें क्या था, इसमें हमने जैसे एग्जांपल लिया था डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड होगा उसके बारे में बात की थी। जैसे कि हमने इंडिया, यूएसए एंड चाइना का एग्जांपल लिया था। अगर इंडिया इसको यूएसए को एक्सपोर्ट करता है एंड यूएसए के लिए इंपोर्ट हो गया, तो इसमें क्या फ्री ट्रेड होता था, मतलब कोई भी टैरिफ बैरियर्स, कोई भी चार्जेस नहीं लगते थे। इंडिया हमारी लेस डेवलप्ड कंट्री है इसलिए, ठीक है। एंड जापान के लिए नो फ्री ट्रेड, वो इसलिए क्योंकि हमारी वो डेवलपिंग रिच कंट्री है, ठीक है। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड, जिसमें मेंबरशिप है हमारी 195 कंट्रीज के पास। जिनेवा स्विट्जरलैंड जो हेडक्वार्टर, ये ही वर्ल्ड बैंक का है। इसकी एस्टेब्लिशमेंट किसके द्वारा, यूएन जनरल असेंबली के द्वारा 1964 में। द इंटरनेशनल ट्रेड इज कंसिडर्ड टू बी द इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। सीधी सी बात है, इस चीज का इंटरनेशनल ट्रेड जो है, इस चीज का इंजन तो है ही, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था को सुधार रहा है। जो पुअर कंट्रीज हैं उन पर क्या कर रहा है, ध्यान दे रहा है। आई थिंक स्क्रीन चली गई क्या? एंड ये वर्क क्या कर रहा था, जो भी टैरिफ बैरियर्स लग रहे थे, कोई भी कोटास लग रहा था, कोई भी यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लग रही थी, तो उनको हटाने का काम करता है। लेकिन ये हेल्प किसको कर रहा था, ओनली जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज को नहीं, डेवलपिंग कंट्रीज को, जो कि पुअर कंट्रीज है। एंड इस पॉइंट में जैसे बात की गई है, वही जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनकी प्रॉब्लम के बारे में क्या करता है, ये डिस्कस करता है कि इनकी अर्थव्यवस्था को कैसे सुधारा जाए। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ यूएनसीटीएडी, जिसमें नंबर 1 एंड 2 प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। जैसे कि हमने बात की थी, इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है किसके बीच में, डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या करता है, जो भी हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं, पॉलिसीज होती है, उनको क्या करता है, ये फॉर्मुलेट करता है।
अगर इसने एक प्रस्ताव भी रखा था, अगर इनको मतलब चेक करता है जो भी हमारे प्रिंसिपल्स और पॉलिसी है, लोग उनको मान भी रहे हैं, मतलब वो इफेक्ट में आई भी है या नहीं आई, तो इसका काम कौन करता है? यूएनसीटीएडी। नेक्स्ट हमारा टू नेगोशिएट मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट, मतलब कि 3 या 3 से ज्यादा एग्रीमेंट इसमें होंगे। नेक्स्ट हमारा टू बी अवेलेबल एज ए सेंटर फॉर हार्मोनियस ट्रेड रिलेटेड डेवलपमेंट पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कि सबके बीच में क्या हो, हार्मोनी हो, सब कोऑर्डिनेशन के साथ क्या करें, पॉलिसीज को फॉलो करें या काम को करें। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल्स, जिसमें कि नंबर 1 है हमारा एवरी कंट्री हैज द सोवरेन राइट टू फ्रीली डिस्पोज इट्स नेचुरल रिसोर्सेज इन द इंटरेस्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब ये हर एक कंट्री है वो खुद अपने, जैसे इंडिया है खुद के लिए क्या है, सोवरेन है, मतलब किंग है, जिसका सभी कंट्रीज का आपस में राइट है जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है उनको क्या करे, वो डिस्पोज करे। नेक्स्ट हमारा दे रखा है इकोनॉमिक रिलेशन बिटवीन कंट्रीज इंक्लूडिंग ट्रेड रिलेशन शैल बी फाउंड ऑन रिस्पेक्ट फॉर द प्रिंसिपल ऑफ सोवरेन इक्वालिटी ऑफ स्टेट, मतलब कि सभी कंट्रीज के बीच में क्या हो, रिस्पेक्ट होनी चाहिए एंड इक्वालिटी होनी चाहिए। एंड देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कि कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी कंट्री के साथ, मतलब कोई कंट्री अगर लेस डेवलप है भी तो उसके साथ कोई भी भेदभाव कोई नहीं कर सकता। ठीक है, ये तो थे हमने बात की आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक के बारे में, यूएनसीटीएडी के बारे में। तो यहाँ तक आपको कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम आई हो तो पूछ सकते हो। कोई टॉपिक रिपीट करना है? ये जो हम ये वाला जो टॉपिक करेंगे कल, चैप्टर नंबर 6 रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, तो ये उसके टाइप्स हैं, ठीक है, जिनको हम देख लेते हैं, थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं इनका। जिसमें नंबर 1 है हमारा फ्री ट्रेड एरिया। इसका मतलब क्या होता है, जो भी कंट्रीज के बीच में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो वो कैसे हो, फ्री ट्रेड हो, कोई भी रेस्ट्रिक्शन ना लगे, कोई भी टैरिफ या कोई भी कोटास ना लगे, ठीक है। नेक्स्ट जो बात की गई है हमारी कस्टम यूनियन के बारे में, मतलब कि जो और कोई भी कंट्री है जिसके पास मेंबरशिप नहीं है तो उसके लिए क्या है, वो पॉलिसीज बनाए। ये तो है नहीं कि सिर्फ मेंबर कंट्री है उन्हीं के लिए काम करे, उनके लिए भी तो करना पड़ेगा जो मेंबर कंट्री नहीं है। नेक्स्ट जो बात की गई है कॉमन मार्केट के बारे में, इसमें मतलब कि फ्री फैक्टर मोबिलिटी हो, मतलब जो भी हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होगा ना, जो भी फैक्टर्स होंगे रॉ मटेरियल वगैरह, तो उनको क्या फ्री ट्रेड हो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। एंड इसको बोला क्या जाता है, इस कॉमन मार्केट को मर्कोसुर, ये थोड़ा सा क्वेश्चन आता भी है, इसको बोला क्या जाता है मर्कोसुर, जो कि एक साउथ अमेरिकन ट्रेड ब्लॉक है। नेक्स्ट जो बात की गई हमारी इकोनॉमिक यूनियन के बारे में, ठीक है, इसमें भी वही फ्री फैक्टर के बारे में बात की गई है, जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं। इसको बाकी कल डिटेल में देखेंगे। जैसे कि टोटल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हमारे इसमें पार्ट नहीं आता है, क्योंकि 4 नंबर के बाद 5 है हमारा पॉलिटिकल यूनियन, जिसमें जो पार्लियामेंट होगी या कोई पॉलिटिकल पार्टी होगी वो सभी कंट्री के लिए कॉमन रहेगी, ठीक है। इसकी जैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी इसको पूछ लिया जाता है, नंबर 1 पर कौन सा आएगा, 2 पर कौन सा आएगा, दैट टाइप। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के बारे में। और कुछ भी आज नहीं समझ आया हो तो आप नेक्स्ट डे पूछ सकते हो। सो गाइस, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।